हेलो एंड वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 10th। और आज हम रिवाइज करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बिना देर करे शुरू करते हैं फिर। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कोई भी एलिमेंट है उसको मेटल कहेंगे या नॉन मेटल कहेंगे। वो डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले समझते हैं क्या क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आती है लस्टर की, मतलब मेटल शाइनिंग होता है और नॉन मेटल में शाइन नहीं होती है। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस की। तो सबको पता है मेटल जो होता है वो हार्ड होता है और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। इजी। थर्ड जो होता है स्टेट की, जो मेटल होते हैं वो मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड्स में, और जो नॉन मेटल होता है वो या तो सॉलिड में या फिर गैसियस में स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन भी नीचे लिखे हैं, वो भी तुम उसमें लिख सकते हो, बट मेन पॉइंट यही है। फोर्थ प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी, विच मीन्स कि मेटल्स को हम हथौड़े मार मार के उसको प्लेन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि हम नॉन मेटल्स को हथौड़े मारेंगे तो भी वो नॉन मेलेबल है। ठीक है, मतलब उसके हम शीट्स नहीं बना सकते। तो कौन कौन सी हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ी? लस्टरस, हार्डनेस, स्टेट और मेलेबिलिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी, विच मीन्स कि हम मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स की वायर बनती है, नॉन मेटल की वायर नहीं बनती। तो जिसका मतलब है कि नॉन मेटल जो है वो नॉन डक्टाइल है और मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। मतलब क्या है, उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी आती है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एट सेवेंथ प्रॉपर्टी आती है सोनरस की। इसका क्या मतलब होता है कि जो मेटल होते हैं अगर उस पर तुम ज़रा सा कुछ मारोगे तो वो टन की आवाज़ करता है। तो मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। मेटल के हार्ड सरफेस पे जब तुम कुछ मारोगे, कुछ हथौड़ा मारोगे या कोई भी चीज़ मारोगे तो टन की आवाज़ करेगा, विच मीन्स मेटल्स आर सोनरस एंड नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनरस होते हैं। अब चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला रिएक्शन हमारे पास आता है रिएक्शन विद एयर। तो अगर मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि सारी इक्वेशंस तुम याद करो, मेन ये चीज़ें याद करो जो हर रिएक्शन में आएगी। कि मेटल को अगर किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो मेटल ऑक्साइड देगा। अब कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड देगा। एलुमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2O3 एलुमिनियम ऑक्साइड देगा। ऐसे ही मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, इतनी चीज़। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अभी आगे रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं दिखाऊंगा मैं। तो ये टॉप मोस्ट आते हैं। ठीक है, पहले पोटेशियम आता है फिर सोडियम आता है। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनको हम ओपन इन्वायरमेंट में ऐसे ही रख देंगे तो ये फायर लग जाएगी, इनमें आग लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए इनको जो लैब में हम रखते हैं केरोसिन में डबो के रखते हैं। पोटेशियम और सोडियम को हम केरोसिन में डबो के रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर उसको हम खुले में रख देंगे तो आग लग जाएगी। नेक्स्ट आता है कि सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और lead are covered with thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऊपर पहले से एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है, जिसकी वजह से वो आगे रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम रिबन हम बर्न करते हैं तो उससे पहले हम इसको ऊपर से रब करते हैं, सैंड पेपर के साथ रब करते हैं ताकि ऑक्सीजन की लेयर हट जाए। तो मैग्नीशियम
जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उस साथ रिएक्ट करके एक MgO की लेयर, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर, जिसकी वजह से वो आगे रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग्स बर्न विग्रेसली। ऐसा क्यों होता है? सेम वही केस, क्योंकि आयरन भी ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से वो आगे रिएक्ट नहीं करता, बट जो आयरन फाइलिंग्स होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं और वो आसानी से जल जाती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर मतलब तांबा, तांबे का कोई भी बर्तन होता है अगर तुम देखो तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं और इस कॉपर ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है और ये ब्लैक कलर की लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोल्ड और सिल्वर जो है डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल्स का रिएक्शन पानी के साथ, जब मेटल को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होता है। मेटल को जब पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। अब इस मेटल ऑक्साइड को फिर हम वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ तो कहूँगा कि याद क्या करना है, ये याद करना है, रिएक्शंस अपने आप बन जाती हैं। जैसे सोडियम को तुम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो तुम्हें पता है मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो मेटल ऑक्साइड क्या हुआ? NaOH, हाइड्रोजन रिलीज होगी H2 और प्लस हीट। वाई हीट? बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा है तो क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड विच इज CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। सिमिलरली मैग्नीशियम का वाटर के साथ, एल्यूमिनियम का वाटर के साथ, आयरन का वाटर के साथ, तो बनता क्या है? जब भी किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। अगेन अगर इस मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। आई इतनी बात समझ? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, अभी डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, कोई भी मेटल को अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। तो पहला रिएक्शन वही, आयरन को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है। सॉल्ट क्या है? FeCl3। Mg को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला? सॉल्ट मिला। कौन सा सॉल्ट मिला? MgCl2। Zn को HCl के साथ ZnCl2। सिमिलरली एल्यूमिनियम को HCl के साथ AlCl3, ठीक है। इतनी चीज़। नेक्स्ट चलते हैं फिर। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, ठीक है। अब मेटल का मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होता है ये? तो एक मेटल है A, दूसरा मेटल, देखो ऐसा नहीं होगा कि मैं जिंक का रिएक्शन कैल्शियम के साथ करा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये जिंक का रिएक्शन लेड के साथ हो रहा है, ऐसा रिएक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है। दो मेटल आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, कैसे होगा रिएक्शन? एक मेटल होगा, दूसरा मेटल जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगा, ठीक है। जैसे Zn का रिएक्शन अगर मैं मुझे इसके साथ कराना तो कैल्शियम के साथ कुछ कैल्शियम का सॉल्ट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं कैल्शियम मेटल के साथ करा दूँ। सो हो क्या रहा है? एक मेटल A लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, और दूसरे मेटल का, ये मेटल का है सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये B के साथ इसने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, मेटल लिया Fe, ये लिया सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें कॉपर क्या है? मेटल है, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट है? वो सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब होगा क्या कि जो ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। नेक्स्ट ही स्लाइड है रिएक्टिविटी सीरीज़ की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अभी के लिए बस ये समझो कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो वो कॉपर की जगह ले लेगा और ख़ुद वहाँ जाके बैठ जाएगा, तो ये बना देगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। समझे इतनी चीज़? क्या हो रहा है यहाँ पे? मेटल था, ये भी मेटल था, लेकिन कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल था, तो आयरन ने उसकी जगह ले ली और उसका सॉल्ट बना दिया, FeSO4 बन गया, और
कॉपर बाहर निकल गया अलग से। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, इतनी चीज़ ये था मेटल का दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो पोटेशियम सबसे ऊपर आता है। ये वाले होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, वेरी 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 रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, पोटेशियम सोडियम तुमने देख लिया, उसको ज़रा सा बाहर रखते हैं तो आग लग जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते हैं, कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है। कुछ भी मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके साथ कुछ ना कुछ बना लेते हैं, बट अकेले नहीं मिलते हमें, फ्री स्टेट में नहीं मिलते ये। अभी एक्सट्रैक्शन जो है वो अभी आगे वाली स्लाइड्स में आएगा, इसमें भी ध्यान मत दो। और ये वाले हैं Zn, आयरन, लेड, कॉपर एंड मर्करी जो हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। लेस रिएक्टिव कौन से हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड और सिल्वर लेस रिएक्टिव हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। अब इसको याद कैसे करना है? ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, यहाँ तक याद हुआ। और फिर आएगा कॉल मी समथिंग गुड। क्या है? कॉल मी समथिंग गुड। कॉल से CU आ गया, मी से मर्करी, समथिंग से सिल्वर, AG इज सिल्वर, एंड गुड से गोल्ड आ गया। ठीक है, तो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, एंड देन उसके बाद कॉल मी समथिंग गुड। और कोई तुम्हें तरीका मिले तो गो हेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को स्ट्रेट अवे भी याद होती है तो वो भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ completely filled valence shell. Atoms of metals lose electrons from their valence shell to form cations. और नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं टू फॉर्म द वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन। ठीक है, तो देखो वैलेंस शेल कौन सा? जो बाहर वाला शेल है। जैसे अगर मैं सोडियम का ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाहर में कितना आ गया? आउटर मोस्ट में कितना है? 1 है। तो अगर ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स जो तुम जितने भी स्ट्रक्चर देखोगे वो हमेशा लूजिंग की टेंडेंसी पे आएंगे। तो मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केटायन। तो Na एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na प्लस बना लेगा, Na केटायन बना लेगा। अब क्लोरीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं टू फॉर्म एनायन। तो ये बनाएगा इलेक्ट्रॉनिक लेके एनायन। तो कैटायन और एनायन रिएक्शन बनाते हैं और एक क्या फॉर्म करते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या फॉर्म करते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो NaCl क्या है? NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये कैटायन और एनायन से मिलके बना है। तो मेटल का रिएक्शन जब नॉन मेटल के साथ होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है। मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वहीं जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा टू फॉर्म कैटायन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा टू फॉर्म एनायन। आई इतनी बात समझ? चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बातें आयनिक कंपाउंड्स। तो मैंने तुम्हें बताया है कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है? कैटायन।
और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बनाता है, एनायन बनाता है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के लिए NaCl जो अपना घर का नमक होता है उसको याद रखो, आसानी रहेगी प्रॉपर्टीज़ लिखने में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉलिड होता है, हार्ड होता है, जनरली ब्रिटल होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। सॉल्युबिलिटी, पानी में आसानी से घुल जाता है लेकिन इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल, पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयनिक कंपाउंड्स को अगर तुम पानी में या फिर मोल्टन स्टेट में लोगे तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। नेक्स्ट है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। तो जो भी मेटल्स होते हैं वो या तो मिनरल्स की फॉर्म में या ओर्स की फॉर्म में होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। जो नेचुरली अकर कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट में वो हैं मिनरल्स। अब उस मिनरल में बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और या फिर जैसे मेटल है बट उस मेटल के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। मानो जैसे क्या, कोई भी मेटल है, ठीक है, इस मेटल के आसपास आसपास बहुत सारा गंध लगा हुआ है। ठीक है, अब ये गंध कैसा है, इस गंध को सिर्फ केमिकली निकाल सकते हैं हम। ये नहीं कि मिट्टी है, मिट्टी को झाड़ा और साफ़ हो गया, वो वाली मिट्टी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, और कहते हैं। और क्यों है, ये मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा मेटल है इसमें। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। हाँ, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर इस मिट्टी को हटा दें हम तो यहाँ से मेटल निकल सकता है। सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। आई इतनी बात समझ, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। बेसिक डेफिनेशन, ओर्स की डेफिनेशन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब मेरे पास कोई ओर है जिससे मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, प्योर मेटल निकालना है। तो अभी हमने देखा था मेटल्स को हमने क्या किया था, रिएक्टिविटी सीरीज़ में अलाइन कर दिया था। तो हमने देखा था कि मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी और मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, इन्हीं तीनों में डिवाइड किया था। तो जो हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ऑफ मोल्टन और उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, ये वाला स्टेप इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं ये भी आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और करके निकाल सकते हैं। अब मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं उनको या तो कैल्सिनेशन के थ्रू या रोस्टिंग के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो कार्बोनेट का और है, मतलब जैसे CaCO3, ZnCO3 जो और हैं, CO3 वाले हैं, कार्बोनेट वाले CO3 वाले अगर और हैं तो उसको कैल्सिनेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर सल्फाइड और हैं, सल्फाइड और कौन से, जैसे HGS जो सल्फ़र वाले हैं, सल्फाइड और हैं तो वो रोस्टिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। याद रखने का तरीका, कार्बोनेट C से कैल्शियम, C से कार्बोनेट, कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन के थ्रू, और अगर सल्फाइड और है तो वो रोस्टिंग के थ्रू। होता क्या है रोस्टिंग कैल्सिनेशन, आगे वाली स्लाइड्स में। ठीक है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया, मेटल का ऑक्साइड मिल गया, जैसे MgO मिल गया मान लो। अब इसको रिडक्शन ऑफ मेटल कर देंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल करने का मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी होते हैं, जो लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली सल्फाइड ओर्स होते हैं। और वो सल्फाइड ओर कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं तो मैंने अभी देख ही लिया, रोस्टिंग के थ्रू सल्फाइड ओर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये थे तीन चीज़ें, मेटल विद हाई रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू निकालोगे, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को डिपेंड्स करता है किस पे, अगर कार्बोनेट और है तो उसको कैल्सिनेशन के थ्रू, अगर सल्फाइड और है तो उसको रोस्टिंग के थ्रू निकाल लेंगे। मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी अगर हैं तो सल्फाइड और है तो उसको रोस्टिंग के थ्रू हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी डेफिनेशन पे कि होते क्या जो कैल्सिनेशन रोस्टिंग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे गैंग है। गैंग क्या होता है, जो भी ओर पे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे मेटल है, मेटल के आसपास बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ये इम्प्योरिटीज़ किस पे है, ओर में है, ये एक ओर है
तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी मिट्टी कूड़ा करकट कुछ भी लगा हुआ है इस पर, तो ये इस कचरे को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। रोस्टिंग होता है हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। जैसे पनीर टिक्का बनाते हैं, उसको रोस्ट करते हैं, तो कैसे रोस्ट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं। बाहर ही लगा के बैठा होता है अपना भाई पनीर टिक्के वाला, तो प्रेजेंस ऑफ एयर में अगर उसको तुम हीट कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, उसको रोस्ट कर रहे हो। प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग है। तो ऐसे ही सल्फाइड ओर्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इट्स ऑक्साइड्स। जैसे ये ZnS था, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, हीट किया बेसिकली, तो उसको हमने क्या किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। सल्फाइड का और था ZnS, उसको कन्वर्ट कर दिया ZnO, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो हीटिंग होती है ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। अगर वही हीटिंग जो है वो लिमिटेड एयर में करी जाए, ठीक है, अगर हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, अगर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में कर रहे हैं तो वो रोस्टिंग है, अगर वो प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर में है तो वो कैल्सिनेशन है। तो ZnCO3 को अगर जब हीट कर रहे हैं तो मिलता तो वही है, उसका ऑक्साइड मिलता है, लेकिन ये क्या है, इन लिमिटेड एयर में उसको हीट कर रहे हैं, तो वो कैल्सिनेशन प्रोसेस है। रिडक्शन हमें पता ही है कि मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो ZnO जिंक ऑक्साइड था, कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, तो कार्बन जो है वो क्या है हमारा, क्या है भाई, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले चैप्टर में पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिडक्शन क्या है, तो वही वाले सारा प्रोसेस है। तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया तो Zn हमें मिल गया, ऑक्साइड यहाँ से चला गया। तो अब चलते हैं जो हमने कहा था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है क्या मेथड। इस पे 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसको एक एसिडिफाइड सॉल्यूशन में डाल देते हैं। एक रोड कैथोड जिसको तुम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करोगे, एक रोड पॉजिटिव जिसको तुम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करोगे। नेगेटिव वाली कैथोड, पॉजिटिव वाली एनोड। जो इम्प्योर मेटल होता है, जैसे जो भी इम्प्योर ओर होगा बेसिकली, उसको हम रखते हैं किस पे, एनोड पे, यहाँ पे। और जो एक कैथोड होता है उस पर एक पतली सी स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, जो भी तुम मेटल ले रहे हो, जैसे यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल है तो कॉपर से समझते हैं कि एनोड पे हमने लगाया इम्प्योर कॉपर जिसको हमें प्योरीफाई करना है, और कैथोड पे हमने लगाया बिल्कुल एक प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हमने एसिडिफाइड सॉल्यूशन ले लिया जिसमें 2 रोड्स हमने इंसर्ट करी। अब करेंगे क्या, यहाँ से सेल से कनेक्टेड है, इस स्विच को ऑन किया। जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो होगा ये कि एनोड से कॉपर टूटेगा। यहाँ पे जो ये वाली रोड है ना, इसके एंड में जब तुम देखोगे ना, पूरा जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो ये रोड बहुत पतली हो जाएगी और ये रोड जो है बहुत मोटी हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कॉपर है वो कॉपर चला जाएगा इसके कैथोड के ऊपर, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो चली जाएंगी यहाँ पे नीचे, जिसको हम एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड मड। तो एनोड पे हमने लिया इम्प्योर कॉपर, कैथोड पे लिया है पतली सी स्ट्रिप ऑफ कॉपर। अब जब स्विच को ऑन किया तो हुआ क्या, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो कॉपर ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और कैटायन बना दिया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और कैटायन बन गया। ये कैटायन गया सॉल्यूशन में और अब यहाँ से तो निकल गया, ठीक है, लेकिन इस पे कैसे गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बच गए थे। जब कॉपर इस एनोड से टूटा तो वो कॉपर का कैटायन बना Cu2+ जो सॉल्यूशन में चला गया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने यहीं छोड़ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस वायर के थ्रू यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब तो जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वही कॉपर 2+ जो है
वो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और कॉपर बना देगा। समझ आई इतनी चीज़? नहीं तो एक बार थोड़ा सा रिप्ले करके देख लो, ठीक है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। वही यहाँ पे लिखा है कि कॉपर जो है यहाँ से टूटा एनोड से और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घुल गया। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से इज डिपॉजिटेड कैथोड। क्यों डिपॉजिट हुआ? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इसने छोड़े थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके कैथोड पे आ गए, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। द इनसॉल्युबल impurity settle down at the bottom of anode and is called anode mud। ये याद रखने की चीज़ है, जो एनोड मड है वो कलेक्ट होती है नियर दी एनोड, इसलिए उसको एनोड मड कहा जाता है, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल समझ आया? ये प्रोसेस आता है एग्ज़ाम में, कभी 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछते हैं इस प्रोसेस को, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है सबको पता है वैसे तो, बट फिर भी पढ़ लेते हैं दोबारा से। द सर्फेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज करोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। घर में नया नया मेटल आया, बहुत अच्छा लगता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है उसके ऊपर कोरोजन स्टार्ट हो जाती है, वो करोड होने लग जाता है। कैसे करोड होता है? जैसे सिल्वर के कोई भी तुम ऑर्नामेंट्स होते हैं तो वो ब्लैक होने लग जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सपोज टू एयर होते हैं एज इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की लेयर वो फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म करता है? सिल्वर सल्फाइड की लेयर फॉर्म करते हैं, जो काली लेयर सिल्वर के ऊपर चढ़ जाती है। कॉपर होता है, तांबे का कोई भी बर्तन होता है तो वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और एक ग्रीन कोटिंग बना देता है कॉपर कार्बोनेट की। आयरन जो होता है, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन कॉल्ड रस्ट। जो जंग लग जाता है आयरन के ऊपर, वो क्यों होता है? क्योंकि एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसकी वजह से उस पर जंग लग जाता है। ये होता है कोरोजन। अब कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो गैल्वेनाइजेशन कर दो या उसका एलॉय बना दो। गैल्वेनाइजेशन मेथड होता है कि कोई भी जैसे आयरन है या स्टील है, उसको अगर हमें रस्टिंग से जंग लगने से बचाना है तो क्या करेंगे, हम एक जिंक की लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, एक पतली सी जिंक की लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। उस जिंक की लेयर को मेटल के ऊपर, मतलब स्टील या आयरन के ऊपर चढ़ाने को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या होता है प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन का? जब भी हम आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर एक पतली सी जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? ताकि उस पर जंग ना लगे, वो रस्ट ना हो, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। समझ आई इतनी चीज़? या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एलॉय बना सकते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या फिर अ मेटल और अ नॉन मेटल, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को अगर हम कंबाइन कर दें, उसका होमोजीनियस मिक्सचर बना दें, तो क्या बना देता है? एलॉय बना देता है। अब फिर से मैं यही चीज़ कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जेडन लिया आयरन लिया इन दोनों को घोल दिया। घोलोगे कैसे? इसको तुम्हें पहले मोल्टन स्टेट में लाना होगा, तब उसका एलॉय बनता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं कि दोनों को चिपका दिया तो एलॉय बन गया, ऐसा नहीं होता। तो जैसे आयरन का हम क्या करते हैं, आयरन के अंदर हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स कर देते हैं। इस कार्बन से वो क्या होता है, वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर तुम ओरिजिनल सिर्फ आयरन देखो, सिर्फ आयरन अगर हम देखें तो प्योर आयरन का कुछ भी नहीं बनता। अगर प्योर आयरन का हम बनाएंगे तो वो ज़्यादा हीट अगर उसको होगी तो वो गल जाएगा, वो मोल्टन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बन डाला जाता है जिससे वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टील कैसे बनता है? आयरन को अगर हम निकल और क्रोमियम के साथ रिएक्ट करा के रखते हैं तो वो स्टील बना देता है। स्टील इज़ ऑल्सो एन एलॉय। ब्रास का एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, जब हम मिक्स कर बना देते हैं, कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो ब्रास बनता है, विच इज़ ऑल्सो एन एलॉय। सबसे इम्पॉर्टेंट एलॉय विच इज़ अमेलगम। अगर वन ऑफ द मेटल जो है इन एलॉय इज़ मरकरी, किसी भी मेटल का अगर मुझे एलॉय बनाना है और उसमें दूसरा जो मेटल है वो मरकरी है, ठीक है। कोई भी मेटल लो, मेटल
ए प्लस जो मेटल बी होगा दैट शुड बी मरकरी। तो ऐसे जो एलॉय बनता है इसको हम अमेलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेलगम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 या 2 नंबर में पूछता है व्हाट इज अमेलगम, कैसे बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो इसी के साथ चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और रिवीजन तो तुम्हें करनी है। और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जैसे ही रिवीजन की वीडियो डालूँ तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जल्दी से देख के उस चैप्टर को भी रिवाइज करे ख़त्म करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, मज़े करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। चलो फिर, बाय बाय।